राजस्थान के गिरी दुर्ग। परिभाषा समझ में आ गई। गिरी दुर्ग कौन से होते हैं? जो पहाड़ों के ऊपर हो। ठीक है ना। बहुत सारे दुर्ग है गिरी दुर्गों के अंदर। चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जालोर, सोजत, मेहरानगढ़, सिवाना। क्योंकि ज्यादा जितने भी किले हैं ज्यादातर वो कौन से हैं? गिरी दुर्ग ही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चित्तौड़ दुर्ग को। चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का किला। पहली बात कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? बताया मैंने अभी तक आपको, आज नहीं है, बहुत टाइम पहले हमने चर्चा की है। अंदाजा लगा के बताइए चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ, किसने छोड़िए कब हुआ? आइडिया लगाना है आपको। सन एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप, मेरे पास भी नहीं है एग्जैक्ट सन। आप उस शताब्दी में जाइए जिस शताब्दी के अंदर या सेंचुरी के अंदर राजस्थान के इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। कोई आइडिया फेंक दीजिए, कोई भी ऐसा विचार दिमाग में आ रहा हो कि वो विचार आपको लेके चला जाएगा कि सेंचुरी के अंदर चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण हुआ होगा। मेवाड़ हमने पढ़ा है। पहला गोहिल वंशीय शासक कौन था? बप्पा रावल। आई बात समझ? और बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मान मोरी को हराया था अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से। आई बात समझ में? 734 ईस्वी की बात है। समझा ये बात? तो इसका तात्पर्य 734 तो 8वीं सदी हो गई, लेकिन राजा मान मोरी जो है वो वहां पहले से है। इसका तात्पर्य कि दुर्ग बहुत हम पीछे चले गए, तो इसका तात्पर्य या तो 8वीं सदी में बना हुआ है या 7वीं सदी में बना हुआ है। ये हमारा है आइडिया। ये मान लो एक ऑप्शन 7वीं सदी हो, एक 11वीं सदी हो, एक 14वीं हो, एक 15वीं हो, तो जवाब क्या देंगे? 7वीं सदी। तो इसका जो निर्माण है वो 7वीं सदी में ही हुआ है। पहला पॉइंट ये लिखोगे, निर्माण इसका होता है 7वीं सदी में। ठीक है। चित्तौड़ के अंदर एक पठार है जिसका नाम है मेसा का पठार। याद आया? पढ़ा हुआ है मेसा का पठार। मेसा के पठार पर बना हुआ है ये चित्तौड़ का किला। मेसा का पठार जिसकी ऊंचाई 616 मीटर है। मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? 616 मीटर। इस पठार के ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। अब इस दुर्ग के कुछ उपनाम है, वो उपनाम आप लिखोगे। एक तो इसको बोलते हैं चित्रकूट दुर्ग। चित्रकूट दुर्ग। अब ये उपनाम याद रखने जरूरी है। प्रश्न आ गया कि चित्रकूट दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जनरली कॉमन वे के अंदर हम लोग कभी भी चित्रकूट दुर्ग का नाम हमने सुना नहीं है। ठीक है ना। तो अपने को ध्यान में रखना है चित्रकूट चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ही नाम है। एक लिखोगे इसका उपनाम, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं? राजस्थान का गौरव भी इसको बोलते हैं। ओके। जितने भी दुर्ग है ना राजस्थान में, सारे दुर्गों के अंदर इस दुर्ग को सारे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। तो दुर्गों का या गढ़ों का सिरमौर भी इसको बोलते हैं। गढ़ों का सिरमौर। सिरमौर से तात्पर्य माथे की पगड़ी, आन बान शान का प्रतीक होता है ये। ठीक है। इसके बाद एक नाम इसका है वीरता एवं शौर्य की क्रीड़ा स्थली। वीरता एवं शौर्य की क्रीड़ा स्थली। वीरता और शौर्य, क्रीड़ा स्थली क्या होता है? खेल का मैदान। क्रीड़ा स्थली क्या होता है? खेल का मैदान। तो क्योंकि यहाँ मेवाड़ के इस दुर्ग में या चित्तौड़ के इस दुर्ग में लोगों ने अपनी वीरता, अपने शौर्य को दिखाने के लिए बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी है, और वो सारी की सारी लड़ाइयाँ जो है वो उनके लिए खेल था। इसलिए इस दुर्ग को
वीरता और शौर्य का खेल मैदान या क्रीड़ा स्थली भी कहा गया है। अगला पॉइंट लिखोगे, इसी के अंदर लिखो, त्याग एवं बलिदान का तीर्थ। त्याग एवं बलिदान का तीर्थ। ये किसके लिए लिखा गया है? त्याग पन्नादाई के लिए। त्याग शब्द किसके लिए आया है? पन्नादाई के लिए। बलिदान भी किसके लिए आया है? वैसे तो चंदन के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए हुआ है? चंदन के लिए, ठीक है ना। वैसे अगर हम रानी पद्मिनी की बात करेंगे, क्योंकि साके जितने भी हुए हैं उन साकों के अंदर उन्होंने अपने आप को बलिदान ही तो किया है, महिलाओं ने अपने आप को बलिदान किया। लेकिन त्याग और बलिदान दोनों शब्द यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? पन्ना और उसके पुत्र चंदन के लिए आ रहा है। समझा ये बात? अब बात आती है कि ये जो दुर्ग है वो कहाँ है, तो लिखोगे लाइन, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। पड़ी हुई है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां। लेकिन एक्चुअल में गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आयड़ नदी। कौन सी झील में गिरती है? उदय सागर झील में। उसके बाद उसका नाम क्या बनता है? बेड़च, ठीक है ना। आयड़ नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? आहड़ सभ्यता। महासतियों का टीला कहाँ है? चलो ठीक है। अब अगला जो पॉइंट लिखोगे कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, दो नाम याद रखोगे, एक तो चित्रांग मौर्य और एक चित्रांगद मौर्य। चित्रांग मौर्य और चित्रांगद मौर्य। देखो, एक जोधपुर का बहुत ही फेमस कवि था उस समय, जिसने नैणसीरी ख्यात नाम करके एक बहुत बड़ी रचना लिखी थी। कौन था? मोहनोत नैणसी। कहाँ का था मोहनोत नैणसी? जोधपुर का, याद रख लेना। मोहनोत नैणसी का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। नैणसी ने अपनी रचनाओं के अंदर इस दुर्ग का जो निर्माण करता है वो किसको माना है? चित्रांग मौर्य को। नैणसी ने इसका जो निर्माण करता है वो किसको माना है? चित्रांग मौर्य को। और यदि एक रचना और आपने पढ़ी होगी, कुमार प्रबंध। कुमार प्रबंध। कुमार प्रबंध के अनुसार इसका जो निर्माण करता है वो है चित्रांगद मौर्य। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की यदि आप किताब में जाओगे तो भी आपको नाम दिया हुआ मिलेगा, चित्रांग मौर्य। उत्तर दोनों ही सही है। शायद मैंने आपके सामने पहले चर्चा कर ली थी, 2010 में सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का मैं भी हिस्सा था। उस एग्जाम में पूछ लिया गया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन चित्रांग भी था और चित्रांगद भी था। समझाइए बात, दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए थे। हम लोगों ने चित्रांग भी पढ़ रखा था और चित्रांगद भी पढ़ रखा था, लेकिन उस समय जो आंसर सही माना गया था वो आंसर न हमारी वाली ये जो लक्ष्य, दक्ष, धरोहर, इन किताबों के उत्तर को सही नहीं माना था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का उत्तर सही माना गया था, ठीक है ना। तो उत्तर उसमें चित्रांग मौर्य को सही माना था। किसको? चित्रांग मौर्य को। आपके इतना हार्ड वाला टाइपिकल तरीके का क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा। चित्रांग भी उत्तर सही है और चित्रांगद भी सही है, क्योंकि एक वीर विनोद आपने किताब पढ़ी होगी, नाम तो सुना है, किताब तो नहीं पढ़ी आपने। किताब तो 12वीं की अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ी पूरी। वीर विनोद श्यामल दास की लिखी हुई है। वीर विनोद किसकी लिखी हुई है? श्यामल दास।
ये भी लिख लीजिए साइड में, वीर विनोद के राइटर है श्यामल दास। ठीक है, श्यामल दास ने भी, ये श्यामल दास जो था ना ये भीलवाड़ा का था, मनोत नैन्सी जोधपुर का है, श्यामल दास भीलवाड़ा का है। श्यामल दास ने अपनी पुस्तक के अंदर दोनों ही नाम दे दिए, चित्रांग भी दिया है और चित्रांगद भी दिया है, चित्रांग भी दिया है। अब आशा करते हैं कि अगर ऐसा पूछा जाए तो ऑप्शन दोनों में से अपने पास कोई एक हो, और या फिर एक ही ऑप्शन में चित्रांग या चित्रांगद मौर्य लिखा हुआ मिल जाए। और चित्रांग या चित्रांगद मौर्य की वजह से ही इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा हुआ है, चित्रकूट दुर्ग। ओके, आगे बढ़े। अब अगली जो लाइन है वो मैं आपको वैसे भी ज्यादा सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, लिखने वाली नहीं है। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी को कालभोज या बप्पा रावल ने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से हराकर इस दुर्ग के ऊपर कब्जा किया था। कब्जा करने वाला कौन है, बप्पा रावल। बप्पा रावल की उपाधि उसको कहां से मिली है, हारित ऋषि से। दुर्ग को जीतने का या इस व्यक्ति को मानमोरी को हराने का भी जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वो भी किससे प्राप्त हुआ था, हारित ऋषि। कौन से संप्रदाय के थे, पाशुपात संप्रदाय के। ठीक है ना। क्या काम करता था बप्पा रावल, गायें चराया करता था अपने गुरु की। समझा गई बात है। तो ये वाली बातें दोबारा अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इस दुर्ग के ऊपर सबसे पहले किसने अधिकार करना शुरू किया, ऐसा प्रश्न नहीं आता, सीधा याद रहेगा 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी को गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रावल ने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से हराकर दुर्ग पर कब्जा किया था। याद रह जाएगा। चलिए, इस दुर्ग के अंदर 3 साके हुए थे, लिख लीजिएगा। दुर्ग में 3 साके, और तीनों के तीनों याद रहने चाहिए। अब दोबारा लिखने की अगर जरूरत आप समझ रहे हैं तो मैं लिखवा देता हूं। पहला साका कब हुआ था, 1303 में। अटैक किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके ऊपर किया, रावल रतन सिंह पर। रतन सिंह वर्सेस कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। मारा जाता है कौन, रतन सिंह। पत्नी कौन है, सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी, उसने जोहर किया था। समझाइए बात है। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पहला साका 1303 में हुआ था, और 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को मार दिया, और उसकी जो पत्नी थी पद्मिनी, उस पद्मिनी ने जोहर किया था। प्रश्न सीधा भी आ सकता है, चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम साके में किसने जोहर किया या किस रानी ने जोहर किया था, तो फिर वो रानी पद्मिनी है। समझा गई बात। और इसी युद्ध के अंदर गोरा और बादल जो चाचा भतीजा है वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। याद आ रहा है, गोरा और बादल। चलिए, अब वो भी आपको पता है कि इस वाले दुर्ग को जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, अपने बेटे खिजर खां को सौंपा। दुर्ग का नाम क्या रखा गया, खिजराबाद रखा। बेटा भी दाप गया। किसको रखा वहां पर, मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा कौन है, जालोर वाला जो ये थे सोनगरा चौहान जो है ना, कानड़देव और विरमदेव, इन्हीं का ही रिश्तेदार था। और उस मालदेव सोनगरा को, जिसको मालदेव मुच्छल्ला के नाम से पुकारते हैं। मालदेव इतिहास में 2 हुए थे, एक तो जोधपुर का शासक राजा मालदेव, और एक जालोर वाला वो मुच्छल्ला मालदेव। याद रह जाएगा। चलिए, इसके बाद जो मेन बात आपको, दूसरा जो साका है वो कब हुआ था वो लिख लीजिए आप। दूसरा साका 1534-35 दोनों याद रखिए। 1534-35, ठीक है ना। अटैकर कौन है, मेवाड़ पड़ा हुआ है अपना। अटैकर कौन है, आक्रमण किसने किया था, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। अटैक किसने किया था, बहादुर शाह ने। और अटैक किसके ऊपर किया था, विक्रमादित्य। अटैक किस पे किया है, विक्रमादित्य। हालांकि ये भी आपका पड़ा हुआ है कि दोनों भाइयों को कहां भेज दिया था, बूंदी, ननियाल। दोनों भाइयों को कहां भेज दिया था,
ननियाल भेज दिया था, क्योंकि जब इनको पता है कि बाप है नहीं तो मैन यहाँ पर कौन है, विक्रमादित्य ही है। मैन यहाँ पर कौन है, विक्रमादित्य ही है, ठीक है ना। और इसी समय जो महारानी थी राजमाता, जिसका नाम है कर्मावती, कौन है, कर्मावती। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, याद आ रहा है। चलिए मैं आगे पूरी डिटेल नहीं, क्योंकि डिटेल आपकी पढ़ी हुई है। तीसरे साके पर आ जाइए आप। तीसरा साका कब हुआ था, 1567-68, याद रखिएगा 1567-68, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन आता है उसी के हिसाब से उसको कर दें। अटैकर कौन था, इन्वेडर सम्राट अकबर, किसके ऊपर अटैक किया था, उदय सिंह पर, भूलना नहीं है बेटा। अकबर ने अटैक किया था उदय सिंह पर, ठीक है ना। इस युद्ध के अंदर खास बात थी, जैबल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया दोनों ने बहुत भयंकर तरीके से अकबर की सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी, और अकबर इनसे खुश होके, इनसे प्रेरित होके इनको तो मार दिया था। जैबल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया दोनों को मार दिया था, लेकिन इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ ले जाके लगाई, आगरा के किले के द्वार पर, जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की, ठीक है। इस युद्ध के अंदर एक और था जो मीरा का भतीजा होगा शायद तक, वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़, वीर कल्ला राठौड़ जब ये युद्ध लड़ रहा था तो सेना को लग रहा था कि इस व्यक्ति के हाथ 2 नहीं 4 है, इसलिए वीर कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ओके, तीनों साके याद रह जाएंगे। चित्तौड़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, कौन से पठार पर है, मेसा के पठार पर। बस और कुछ नहीं जानना है, क्योंकि बाकी चीजें हमारी इतिहास में पड़ी हुई है। चलिए अब इसके बाद में 2-3 बातें जो दुर्ग के अंदर कुछ चीजें हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि दुर्ग में और क्या क्या चीजें लिखोगे। मुख्य द्वार, दुर्ग का मुख्य द्वार, पहले ऐसे प्रश्न बहुत पूछते थे, अब तो पिछले कुछ एग्जाम के अंदर ये रुतबा चला गया प्रश्न पूछने का, इस तरह के दरवाजों के नाम पूछते थे। दुर्ग के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है, या ये वाला जो दरवाजा है वो कौन से दुर्ग का है। तो जो दरवाजे हुआ करते थे उनको पोल नाम दिया जाता था, पोल। तो चित्तौड़ दुर्ग का जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार जिसको प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, इसका नाम है पाडन पोल। क्या है, पाडन पोल। दुर्ग के मुख्य व प्रथम प्रवेश द्वार का नाम है पाडन पोल। और इसी पाडन पोल के पास में ही एक व्यक्ति का स्मारक बना हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम है बाघ सिंह। अब याद करो बाघ सिंह कौन था, इतिहास मेरा आपको पढ़ाया हुआ है। हाँ, दूसरे साके के अंदर जो वीर गति को प्राप्त हुआ था देवलिया से थे, प्रतापगढ़ के देवलिया से लिखवाया हुआ आपको, ठीक है। अगला पॉइंट लिखोगे, अब मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, फटाफट लिखे, पॉइंट डाल के लिखो। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कोमा लगा के लिखेंगे कुंभ श्याम मंदिर। पता चला ये कुंभ श्याम मंदिर कौन सा है, जिसके पास में महाराणा कुंभा की हत्या की थी। किसने, उद्दा कौन है, कुंभा का बेटा, ठीक है ना। हाँ, कुंभ श्याम मंदिर कोमा लगा के लिखोगे। मीराबाई का मंदिर, कोमा लगा के लिखिए मीराबाई का मंदिर। फिर कोमा लगा के लिखिए समदीश्वर मंदिर, समदीश्वर मंदिर। फिर कोमा लगा के लिखिए नीलकंठ महादेव मंदिर। फिर कोमा लगा के लिखिए तुलजा माता, तुलजा माता या तुलजा भवानी। आगे ब्रैकेट में लिख लो बनवीर। ये तुलजा माता कौन है, बनवीर अपनी कुलदेवी मानता था इसको, ठीक है ना। बनवीर कौन है,
दासी पुत्र, जिसने किसको मारा और किसको मारने की कोशिश की, उदय सिंह को। ठीक है ना, कहानी नहीं बोलनी है, वो बराबर चलनी चाहिए। चलिए, आपने लिखा है तुलजा माता का मंदिर, कोमा लगा के लिखो जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। फिर कोमा लगा के लिखोगे, ये कोमा से पहले एक चीज और लिख लो, ये यहां जो कीर्ति स्तंभ ब्रैकेट में लिख लेना, भगवान आदिनाथ का मंदिर, भगवान आदिनाथ का मंदिर। जैनों का देवता होता है आदिनाथ, ठीक है ना, भगवान आदिनाथ का मंदिर, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर कोमा लगा के लिखो गोरा बादल महल, गोरा बादल महल। फिर कोमा लगा के लिखोगे नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज। ये जो नवलखा बुर्ज है ना, ये उस बनवीर का ही छोटा दुर्ग था, ब्रैकेट में लिख लो बनवीर का लघु दुर्ग, बनवीर का लघु दुर्ग। भीमलत कुंड, भीमलत कुंड, कुंड क्या होता है, टांका, कुंड क्या होती है, टांका। और कोमा लगा के लिखोगे श्रृंगार चौवरी, श्रृंगार चौवरी, पूर्ण विराम लगा दो। ये इतने जितने भी नाम आपने लिखे हैं, ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो कहां पर है, चित्तौड़ दुर्ग में। अगला पॉइंट लिखोगे व्हेल मछली के, व्हेल मछली के आकार का, व्हेल मछली के आकार का यह दुर्ग, यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अंडरलाइन कर लेना, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे, लिविंग फोर्ट से तात्पर्य, लिविंग का मतलब जिसके अंदर रहना हो, सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर रहते थे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा लोग। तो ये और कौन सी प्राणी या जंतु के आकार का ये है बना हुआ है, व्हेल मछली के आकार का ये दुर्ग है, ठीक है ना। विजय स्तंभ के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। दुर्ग के अंदर एक पद्मिनी महल भी बना हुआ है, जो दुर्ग का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। पद्मिनी महल दुर्ग का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा दुर्ग के अंदर एक पुस्तकालय है जिसका नाम है फतेह प्रकाश। दुर्ग में एक पुस्तकालय है जिसका नाम क्या है, फतेह प्रकाश। ये भी ध्यान में रखोगे। हेलो, अगला पॉइंट लिखो 2013 में यूनेस्को ने 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया। देखिए 2013 के सन में या 2013 के साल में यूनेस्को जो इंटरनेशनल एक संस्था है, उस संस्था ने राजस्थान के कई दुर्गों को, शायद जहां तक मैं सही हूं, राजस्थान के 7 या 6 दुर्गों को शामिल किया था यूनेस्को ने।
ठीक है ना, जिसमें से एक चित्तौड़ दुर्ग भी शामिल है। जितने जैसे जैसे हम दुर्ग पढ़ते जाएंगे मैं लिखवाता जाऊंगा कौन कौन से वो दुर्ग है जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया। विश्व धरोहर समझते हो ना, पूरी दुनिया की विरासत इनको मान लिया गया। अगला पॉइंट लिखोगे, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अब ये लाइन सीधी देके और पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जा रहा है, चित्तौड़गढ़। ठीक है ना, भी राजस्थानी साहित्य के अंदर कहा गया कि अगर गढ़ी देखना है तो कौन सा देखो, चित्तौड़ देखो, बाकी तो सारे गढ़ैया मतलब छोटे छोटे कमरे हैं बस, बाकी तो ठीक है ना। हाँ, मैन तो जो दुर्ग की बात करते हैं तो दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग ही है। लास्ट पॉइंट लिखोगे, उत्तर दिशा की खिड़की, उत्तर दिशा की खिड़की, लाखोटा की बारी। जिसको चित्तौड़ देख के आना है वो नाम नोट करवा दियो। हाँ, आपके पेपर होने के तुरंत बाद में चित्तौड़ जाएंगे हम घूमने के लिए, फ्री में लेके जाऊंगा। हाँ, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगी, जिसमें आपके खाने का खर्चा होगा और आपके आने जाने का खर्चा होगा, और अगर आप अपने कहीं रहते हैं तो रहने का खर्चा होगा, बाकी और कोई खर्चा नहीं लगने दूंगा आपका मैं। उत्तर दिशा की एक खिड़की है जिसका नाम क्या है, लाखोटा की बारी। यहां से पूरा का पूरा चित्तौड़ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है। ये वाला कौन सा दुर्ग हो गया, चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है ना, याद रह जाएगा। इतिहास के प्रसिद्ध साके, कितने साके हुए थे यहाँ पर, 3। चलिए आगे हम लोग अगले दुर्ग पर चर्चा करते हैं।